This is video number 13 of magnetic effects of current। और इसके अंदर हम एम्पियर सर्किट लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट वन। इसमें क्या बोला गया कि एक इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है, इन्फिनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, वायर है, जिसको केस को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो वायर है ये वन डायमेंशनल है, इसकी कोई थिकनेस हम कंसिडर नहीं कर रहे अभी। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस में हम इसकी थिकनेस भी कंसिडर करेंगे, लेकिन अभी ये फर्स्ट वाले पार्ट में इसकी थिकनेस कुछ नहीं ले रहे। इन्फिनाइटली वायर, इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है, उसका मैग्नेटिक फील्ड मुझे एट पॉइंट पी निकालना है। मैंने लिखा है इस तरह से, मैं पी जहाँ पे भी लिखूंगा आपने समझ जाना है कि इस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोला गया है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए पीडीएफ से पढ़ना है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए पीडीएफ से इसको तैयार कर लेना है। मैं सिर्फ इसमें समझाऊंगा आपको, कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल है। पहला चीज़ क्या की है मैंने, देखो सबसे पहला काम ये किया है कि मुझे एक एम्पीरियन लूप लेनी है। एम्पीरियन लूप लेने में बेटर यही होता है कि अगर आप इसको ऊपर से देखो, मतलब यही जो वायर है इसको आप ऊपर से देखो, यहाँ आपकी आंख है, तो यहाँ अगर आपकी आंख है तो यहाँ से आपको ये करंट कैसी दिखाई देगी, डॉट, इसलिए मैंने ये डॉट बनाया है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एम्पीरियन लूप ली है, अब एम्पीरियन लूप लेना यहाँ ज़्यादा सिंपल है कि यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मुझे एम्पीरियन लूप बनानी पड़ेगी, चाहे सर्कल बनाया है लेकिन ये 3D में शो करना पड़ता है ऐसे, ये इस तरह से परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिसको यहाँ पे एनालाइज करना, देखना ज़्यादा बेटर है। यहाँ ये सर्कल लग ही नहीं रहा, यहाँ पे ये सर्कल दिखाई देता है एग्जैक्ट। तो ये भी आपको आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, बट आई एम सेइंग कि इस पूरे टॉपिक के अंदर व्हाट आई फेल्ट, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप ऊपर से देखो, टॉप व्यू से देखो, तो आपको ज़्यादा बेटर नज़र आएंगे ये क्वेश्चंस, इसलिए मैंने हर जगह वैसे ही किया है। तो जब मैंने टॉप व्यू से देखा तो आपको ये एक डॉट नज़र आ रहा है, इसकी एक एम्पीरियन लूप ले ली। एम्पीरियन लूप शुड पास थ्रू द पॉइंट where magnetic field is to be found out, the point of our concern, the point of our concern means where magnetic field is to be found out, that Amperian loop should pass through that point, this is the necessity। फाइन, इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात हमें क्लियर है। इसकी एक तो डायरेक्शन हम पाम रूल से जैसे पता लगाते हैं वो तो लगाते ही हैं, एम्पीरियन लूप में उसका कोई रोल नहीं है, एम्पियर सर्किट लॉ में उसका कोई रोल नहीं है। एम्पियर सर्किट लॉ सिर्फ मुझे उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना सिखाएगा, डायरेक्शंस जो हम फाइंड करते थे वो उसी मेथड से फाइंड करेंगे जो हमने पहले सीखे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कि इस करंट के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पी पे, यू कैन सी दैट, आपको दिखाया है मैंने, it goes like this, tangent to this, it goes like this। at point P हर जगह ये ऐसा है, देखो जरूरी नहीं है पॉइंट P, ये हर जगह ऐसा है। इस पूरी एम्पीरियन लूप के अलोंग जो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होता है हमेशा, ये हमेशा नहीं, इधर जो एम्पीरियन लूप के साथ है ये कैसा है, इट इज टेंजेंट टू दिस। और इसलिए जो डीएल आप यहाँ लोगे, जो डीएल आप लेने वाले हो, उसका और इसके बीच का एंगल जो है वो ज़ीरो आएगा, फर्स्ट बात। दूसरी कहानी ये कि एंगल ज़ीरो आने के बाद मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम है, एम्पीरियन लूप में कहीं पे भी ले लो, हर जगह आपका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सेम है। सेम है तो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट लगा सकते हो, b इंटू 2πa, a इज़ द रेडियस ऑफ दिस एम्पीरियन लूप, हमने खुद लिया। a इज़ द, रादर वी शुड से a इज़ द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस वायर। तो हम जब आगे बढ़े तो हमने क्या देखा, ये देखो मैंने लिखा पूरा हुआ है, मैं आपको एनालाइज कराना बताइए। देखो फाई इक्वल टू 0 है, कॉस फाई इक्वल टू 1 है,
जब इंटीग्रेशन डीएल की बात आएगी वो 2 पाई ए आएगा। आप ये डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट ये डेरिवेशन जैसे मैंने बोला आपको कि दिस इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए एक एक स्टेप आपका लिखना इंपॉर्टेंट होगा। आप अच्छे से इसको पीडीएफ से देखोगे, वहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, तो बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन है डेरिवेशन ये एक लाइन की, दिस एंड दिस, दैट्स इट। और यही हमारा आंसर आया था जब हमने इसको बायट सेवर्ट लॉ से किया था, इंटीग्रेशन लगा के किया था। हमने φ1 प्लस साइन φ1 प्लस साइन φ2 निकाला था। फिर हमने इन्फिनाइट के लिए φ1 इक्वल टू 90, φ2 इक्वल टू 90 लिया था, थीटा होगा शायद फाई की जगह। तो इसके बाद 2 से कैंसिल हो गया था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 2 इक्वल टू आंसर आ गया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। अगला क्वेश्चन देखो, ये इंटरेस्टिंग आ गया अब, और ये अब बोर्ड में नहीं आएगा। क्या है? एक सॉलिड वायर है, सॉलिड वायर और मोटी वायर है, ऐसी वायर है, जैसा कंडक्टर होता है, थोड़ी तो मोटाई होती है ना उसकी। बड़े बड़े मोटे कंडक्टर भी होते हैं आपने, लेकिन जो लाइफ में अपनी देखे हैं, जो वायर्स देखी हैं, वो पतली पतली देखी हैं, लेकिन बहुत मोटे मोटे कंडक्टर्स भी होते हैं। ऐसा कंडक्टर है ये, सिलेंड्रिकल। सॉलिड वायर जिसको मैंने बोला, इसके अब मुझे यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है बाहर, और इसके अंदर भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इसलिए मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं, A1 और A2। और फिर मैंने आपको पहले ही बताया और लिखा भी है मैंने, A1 इज़ लेस देन R इज़ द रेडियस ऑफ दिस, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर। R मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे, इसको पहले सेंटर लाइन बनाते हैं ना, इसको सेंटर लाइन कहते हैं। ये सेंटर लाइन से ये इसका रेडियस है R, किसका? पूरी वायर का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उसका रेडियस की बात कर रहा हूँ। A1 इज़ लेस देन R, इतनी बात आपको क्लियर है अब। फिर मैंने इसको टॉप व्यू में देखा, टॉप व्यू में जब देखा, इसमें से करंट आई है जो मैंने नीचे की तरफ बनाई है, मैंने शायद वहाँ ऊपर बनाई है ना, इसको नीचे कर देना। मेरे को बाद में एक्चुअली याद आया था कि इसको नीचे कर लेते हैं। पहले हमने ऊपर ली थी, इस बार मैंने नीचे कर दी। नीचे करने के कारण अब सब क्रॉस आएंगे, वहाँ डॉट आया था, यहाँ सब क्रॉस आएंगे, और ये सब जगह से करंट आएगी ये, और यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है, ये याद रखना। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी। हम करेंगे जिसमें नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी भी होगी, यूनिफॉर्म J। करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट एवरीवेयर, इसलिए सिंपल हो जाता है वो। अब क्या है, इस पॉइंट P1 पहले किसके लिए किया है मैंने, ये देखो, इसको आपको और ज़्यादा बेटर वे में आपको दिखा दिया, कहाँ आपका पॉइंट P1 है, कहाँ आपका पॉइंट P2 है। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, ध्यान देना। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एम्पीरियन लूप बनाएंगे। मैंने आपको बताया था एम्पीरियन लूप शुड पास थ्रू द पॉइंट ऑफ कंसर्न। पॉइंट ऑफ कंसर्न का मतलब मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब मुझे बताना है कि ये करंट एनक्लोज्ड कितनी है, ये फाइंड करना है। ये करंट एनक्लोज्ड फाइंड करने के लिए सिंपल रूल, करंट डेंसिटी आपकी कांस्टेंट है यहाँ, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा, मैं आपको इस तरह से बोलूँगा कि इसकी यहाँ पे जो अंदर इसके करंट होगी वो किसके बराबर होगी। देखो मैं लिख रहा हूँ, ये आपका P1 पॉइंट कितनी दूर है, ये A1 दूर है, A1 दूर है, यानी ये जो एम्पीरियन लूप बनी इसका रेडियस क्या हुआ, A1, ठीक है। रेडियस A1 हुआ, तो करंट डेंसिटी इनटू एरिया, एरिया कितना, πA1 स्क्वायर। तो ये इसकी करंट एनक्लोज्ड है, क्वेश्चन खत्म हो गया। देख लो, मैंने आपको बोला ये डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये देखो मैंने लिखा है करंट डेंसिटी, टोटल करंट जितनी फ्लो कर रही है इस पूरे कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से, अपॉन टोटल एरिया। एरिया इसका रेडियस कितना लिया है हमने, इसका रेडियस कितना ले रहे हैं कंडक्टर का, R, मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक है। ये देखो मैंने लिखा है, सब वही लिखा है जो आपको अभी बताया। ये देखो आप J की टर्म्स में भी निकाल सकते हो, आप J की टर्म्स में भी निकाल सकते हो, आप I की टर्म्स में भी निकाल सकते हो। I की टर्म्स में निकालना है तो J की जगह वो डाल दो, बस। ये देखो कुछ नहीं है इसमें, दिस इज़ वेरी सिंपल। अच्छा, फिर उसके बाद 2 पाई A से डिवाइड भी करना है, ये 2 पाई A1 से डिवाइड भी करना है। J की टर्म्स में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, इसलिए अगर मैं इसकी ये वाला फॉर्मूला आप ज़्यादा याद रखो जो मैं अभी बताने लगा हूँ आपको। म्यू नॉट, ये लिख लेना आप, मैंने नहीं लिखा है यहाँ। J की टर्म्स में इसको डिवाइड कर लो 2 पाई A से, 2 पाई A से डिवाइड करते ही इसका A1 कैंसिल हो जाएगा,
इसका पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट जे A1/2, म्यू नॉट जे A1/2। ये फॉर्मूला बन गया किसके लिए, अंदर के लिए, अंदर के लिए। क्लियर हो गया। आओ आगे। अब बाहर के लिए, बाहर के लिए तो वेरी सिंपल, सारी की सारी। अब करंट इनक्लोज्ड बाय दिस एम्पीरियन लूप, टोटल करंट आई, ख़त्म। अगर उसको भी जे की टर्म्स में लिखना हो तो लिख लो, उसको भी जे की टर्म्स में लिखना हो तो ये लो, बी इक्वल टू आई की जगह क्या डाल दो, आई की जगह डाल दो, आई की जगह डाल दो जे मल्टीप्लाइड बाई 2 सॉरी पाई आर स्क्वेयर। पूरा पूरा एरिया ना, पूरे कंडक्टर का एरिया क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वेयर, वो डाल दो तो अपने आप जो कैंसिल होता है वो लिख लो, जो नहीं होता वो रहने दो। इस तरह से आ गया। एक चीज़ आप इंपॉर्टेंट इसमें देख रहे हो, एक चीज़ आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देख रहे हो, इसका ग्राफ कैसा आएगा। हम पहले भी ग्राफ बनाते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, गॉस लॉ के साथ कितना कॉमन है ये आप देख सकते हो। ये सब पहले केस में आपका आंसर आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया। इसलिए इसका फॉर्मूला, इसका जो ग्राफ है वो इस तरह का बनेगा। अब आपको इस पे होल्ड बन जाना चाहिए इन सब चीज़ों पे। ये मैं कहूँगा डिस्टेंस x और ये मैं कहूँगा मैग्नेटिक फील्ड। मैं बोलूँगा पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए स्ट्रेट लाइन, और आगे फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए हाइपरबोला। हाइपरबोला या ऐसा कर्व बनेगा इसका। ठीक है, फिर आ जाओ। फिर आ गया ये कौन सा कंडक्टर, दिस इज इन्फिनाइट हॉलो कंडक्टर। अब ये हॉलो कंडक्टर है, ठीक है। अब ये भरा हुआ नहीं है, यहाँ भरा हुआ नहीं है, ये हॉलो कंडक्टर है। देखने में वहाँ पे भी डायग्राम वही बनाई है मैंने, लेकिन मैंने आपको फिर बाद में उसको शेड करके दिया ना। लेकिन आपको पेपर में कोई शेड करने की ज़रूरत नहीं, जब आपने लिख दिया हॉलो तो मतलब समझ आ गया हॉलो, और जब आपने सॉलिड लिख दिया तो सॉलिड आ गया। ठीक है, तो अब ये आ गया आपका हॉलो, इतना हमें समझ आ गया। हाँ, ये इसने मुझे क्लियर समझा दिया हॉलो का मतलब। देखो अब क्रॉस मैंने जो बनाए हैं वो कहाँ बनाए हैं, सिर्फ सरफेस के ऊपर, सिर्फ यहाँ से। इसलिए क्योंकि अंदर कैसे करंट जाएगी, जब हवा में से ना करंट जानी है, अंदर हवा है, तो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब अंदर आपने निकालना है जब, तो इसका ये लिया आपने एम्पीरियन लूप, आंसर क्या आएगा 0। एंड क्योंकि करंट इनक्लोज्ड अंदर कितनी है 0। फिर आपने ये बड़ा वाला लिया, फिर कितनी करंट आई सारी की सारी, वो आंसर यहाँ लिख दिया। वेरी सिंपल, हॉलो वाला केस वेरी सिंपल। इसमें कैसा आंसर आएगा देखो मैं आपको बताता हूँ, इसका ग्राफ कैसा आएगा। ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ आएगा ऐसा, आपको खुद पता है कैसा आएगा। ये यहाँ कोई नहीं, अंदर की तरफ कोई नहीं, ये है आपका R। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, पहले केस में क्या आया था, दोबारा बना देता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा। यहाँ क्या लिखना है, एक्स, बिना एक्सिस के ग्राफ मीनिंगलेस। ये R, ये इसको हम लिख सकते हैं BX। ये ग्राफ किसका है, BX का, मतलब x के साथ कैसे वेरी कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से कितना कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।